हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, जीएस सिलेक्शन सीरीज हमारी चल रही है। इस सीरीज में आज का जो सेशन होने वाला है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए आरएनए बायो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डीएनए आरएनए ऐसा टॉपिक है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं और इनडायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि डीएनए स्ट्रक्चर क्या है, बेस पेयरिंग कैसे होती है, आरएनए टाइप्स पूछे जाते हैं कितने होते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन क्या है, जीन और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं, लेकिन असली गेम छुपा हुआ है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में, जहां पर एग्जामिनर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाता है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आसानी से ट्रैप हो सकते हो। इसीलिए इस टॉपिक को हम रैंडम तरीके से नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल फ्लो में समझेंगे। पहले अपन बात करेंगे जैसे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, यानी बॉडी में इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ पर होती है। फिर हम समझेंगे कि डीएनए क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद नेचुरल सवाल आता है कि डीएनए सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है तो काम कौन करता है। यहाँ पर आता है आरएनए, उसका रोल क्या होता है। फिर हम पहुंचेंगे इस टॉपिक के हार्ट पर, मतलब सेंट्रल डॉगमा पर। इसके बाद धीरे धीरे टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, पूरे जेनेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। डीएनए रिप्लिकेशन, जीन, क्रोमोसोम, म्यूटेशन और सेल डिवीजन, यानी इस पूरे लेक्चर को मैंने 20 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड करा है, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है। 20 कॉन्सेप्ट अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है कि हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हर कॉन्सेप्ट को इस तरीके समझेंगे कि आपको इंस्टेंटली याद भी रहे और एग्जाम में तुरंत अप्लाई भी हो जाए। क्लियर? सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट की जो भी क्वेश्चंस मैं लास्ट में कराऊंगा, उसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसका ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। बहुत बच्चों ने कोर्स ले रखा है, अगर आपने नहीं लिया है बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर भी ऑप्शन मिल जाएगा। 100 घंटे का ऐसा जीएस का कोर्स जो एग्जाम से पहले आपका क्विक रिवीजन तो कराएगा ही कराएगा, इसके अलावा उन पॉइंट्स को हिट करेगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप बहुत अच्छे से जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं, इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं, आपको 100% फायदा होगा। चलिए अब चलते हैं सेशन की तरफ और स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। देखिए, जेनेटिक मटेरियल वो बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जो पेरेंट्स से चाइल्ड तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन? वही इंफॉर्मेशन जो डिसाइड करती है कि आपकी हाइट कैसी होगी, आपका फेस किससे मिलता है, आपका आई कलर क्या होगा, आपका बॉडी ग्रुप क्या होगा, और सिर्फ यही नहीं, आपकी बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो कैसे काम करेंगे, कौन सा प्रोटीन बनेगा, बॉडी कैसे ग्रो करेगी, ये सारी इंस्ट्रक्शन भी इसी में स्टोर्ड होती है। तो अब एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, जेनेटिक मटेरियल मतलब बॉडी का इंस्ट्रक्शन मैनुअल। क्लियर? जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है ना जो उसे चलाता है, वैसे ही बॉडी में जेनेटिक मटेरियल होता है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, ह्यूमंस और ऑलमोस्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जहां पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। डीएनए आरएनए क्या होता है ये मैं आगे आपको बताने वाला हूं, बस यहां पर ये चीज क्लियर रखिएगा जो मैंने आपको बताई है। तो ये क्लियर याद रखने वाली बात हो गई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए और कुछ वायरस में आरएनए। अब यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया आपको। अब अगला सवाल आता है हमारे सामने कि ठीक है, जेनेटिक मटेरियल समझ में आ गया, लेकिन डीएनए क्या होता है भैया? तो अब हमारा यहां पर सेकंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, डीएनए क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल समझ लिया, सेकंड आ गया हमारा डीएनए क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए बेसिकली एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपकी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है और कंट्रोल भी करता है। मतलब डीएनए डिसाइड करता है कि सेल कैसा होगा, सेल क्या काम करेगा। इसीलिए इसे कहा जाता है मैन कैरियर ऑफ हेरिडिटी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, यूवी रेज जो होती है वो डीएनए को डैमेज करती है। ठीक है, ये डीएनए क्या होता है आपको समझ में आ गया। तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब डीएनए दिखता कैसा है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स। ये एक टर्म जो है थोड़ा सा हेवी लग सकता है, तो इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। इमेजिन करो कि एक सीढ़ी है, लेडर है, लेकिन वह सीधी नहीं है बल्कि ट्विस्ट होकर घुमी हुई है, यानी एक मुड़ी हुई सीढ़ी। यही है डीएनए का स्ट्रक्चर, जिसमें दो लंबी चेन्स होती है, ये एक दूसरे के चारों तरफ स्पाइरल होकर घूमती है, इसीलिए इसे कहा जाता है डबल हेलिक्स। इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले प्रपोज किया था वॉटसन और क्रिक ने, और ये बायोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक मानी जाती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि डीएनए इतना स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि अगर जेनेटिक मटेरियल स्टेबल नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से अगली जनरेशन तक नहीं पहुंच पाएगी, इसीलिए ये स्टेबल होता है।
इसका रीजन समझो। पहला कारण है डीएनए सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता है बल्कि डबल स्ट्रैंड होता है। इसका फायदा क्या हुआ, अगर एक स्ट्रैंड में कोई डैमेज हो जाए तो दूसरा स्ट्रैंड बैकअप की तरह काम करता है, यानी इंफॉर्मेशन सेफ रहती है। दूसरी बात, इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स को मजबूती से जोड़कर रखते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये इतने स्ट्रांग भी नहीं होते कि टूट ही न सके, इतने वीक भी नहीं होते हैं कि आसानी से टूट जाए। ठीक है, यानी बैलेंस बना रहता है। जरूरत पड़ने पर डीएनए खुल भी सकता है, जैसे कि रिप्लिकेशन में, और नॉर्मल कंडीशन में स्टेबल भी रहता है। सिंपल भाषा में डबल स्ट्रक्चर प्लस प्रॉपर बॉन्डिंग, ये हो गया डीएनए लॉन्ग टाइम तक सेफ और स्टेबल रहता है। समझ में आया आपको? इसी वजह से डीएनए को कहा जाता है मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। यहां पर हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अब अगला सवाल आता है हमारे सामने, ये डीएनए आखिर बना किससे, यानी इसके बेसिक यूनिट क्या है। और अब हम चलते हैं हमारे चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है न्यूक्लियोटाइड। देखिए, डीएनए कोई एक सॉलिड पीस नहीं होता है, बल्कि ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। इन छोटे यूनिट्स को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हर न्यूक्लियोटाइड अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट होता है और इसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है शुगर, जिसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा होता है नाइट्रोजन बेस। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर डीएनए एक चेन है तो न्यूक्लियोटाइड उसका एक लिंक है। जैसे माला मोतियों से बनी हुई होती है, वैसे ही डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। ठीक है, जब हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ जुड़ते हैं तब एक लंबी डीएनए चेन बनती है। ये हमारा यहाँ पर चौथा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डीएनए की बेसिक यूनिट हमने डिस्कस करी। अब अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं एग्जाम में, जो कि बार बार पूछा जाता है, बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंटेरिटी। तो अब तक हमने ये क्लियर कर लिया कि डीएनए 2 स्ट्रैंड से बना हुआ होता है। यहाँ पर सवाल आता है कि ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ते कैसे हैं, क्या ये रैंडमली जुड़ते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। डीएनए एक फिक्स्ड रूल फॉलो करता है, जिसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंटेरिटी। इसका मतलब होता है कि हर बेस का एक फिक्स्ड पार्टनर होता है। जैसे एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही जुड़ेगा। इसे ही कहा जाता है बेस पेयरिंग रूल। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये बेस आपस में कैसे जुड़े रहते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है, इनके बीच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच बनते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच बनते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ, जीसी पेयरिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है, एटी पेयरिंग थोड़ी सी कम स्ट्रांग होती है। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि यह रूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब डीएनए कॉपी होता है या फिर प्रोटीन बनाता है, तब यही फिक्स्ड पेयरिंग इंश्योर करती है कि इंफॉर्मेशन परफेक्टली ट्रांसफर हो, कोई गलती ना हो। सिंपल तरीके समझो, जैसे लॉक की सिस्टम जो होता है, हर लॉक की एक ही सही की होती है, वैसे ही हर बेस का एक ही करेक्ट पार्टनर होता है। यही डीएनए की एक्यूरेसी की सबसे बड़ी ताकत होती है। समझ में आया आपको? ये हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स 5वां कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं कि बात करते हैं कि डीएनए काम कैसे करता है, यानी इंफॉर्मेशन यूज कैसे होती है। डीएनए इंफॉर्मेशन को तो रखता है, पर वो यूज कैसे होती है, और वहीं से हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है आरएनए का। तो चलिए अच्छे से समझते हैं कि आरएनए क्या है। अब तक हमने ये समझ लिया कि डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या डीएनए खुद प्रोटीन बना सकता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। डीएनए सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोटीन बनाने का काम कोई और करता है, और वही है आरएनए। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसे सिंपल तरीके समझते हैं। डीएनए एक बॉस की तरह है जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है। आरएनए एक वर्कर की तरह है जो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए कहते हैं कि डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है एंड आरएनए इंफॉर्मेशन इंप्लीमेंट करता है। अब एक छोटा सा कंपैरिजन है डीएनए और आरएनए को लेकर। सबसे पहला फर्क है स्टेबिलिटी का। डीएनए बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसे लॉन्ग टाइम तक इंफॉर्मेशन सुरक्षित रखनी होती है, जबकि आरएनए टेम्पररी होता है, इसका काम जल्दी मैसेज देना और खत्म हो जाना है। दूसरा फर्क है स्ट्रक्चर का। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, यानी 2 चेन साथ में होती हैं, इसलिए ज़्यादा मजबूत होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसलिए यह फ्लेक्सिबल होता है और जल्दी काम कर पाता है। तीसरा फर्क है शुगर। डीएनए में शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए में होती है राइबोज। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है बेस का। डीएनए में होता है थाइमिन, लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, उसकी जगह पर यूरासिल होता है। तो बेसिकली डीएनए बॉस है, आरएनए वर्कर है। यहाँ पर हमारा ये छठा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है सेंट्रल डॉगमा। देखिए, अब तक हमने समझ लिया कि डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, आरएनए उस इंफॉर्मेशन को यूज करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये पूरा सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है।
देखिए हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो रैंडम नहीं होता, ये एक फिक्स्ड डायरेक्शन में चलता है और वही है डीएनए, आरएनए और फिर प्रोटीन। अब इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। इसे स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए अपनी इन्फॉर्मेशन को कॉपी करता है और एक नया मॉलिक्यूल बनाता है आरएनए। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब दूसरा स्टेप होता है कि आरएनए उस इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है जहां पर प्रोटीन बनना है और वहां उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्रोटीन बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हीरो आता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। इसका काम क्या होता है, ये डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेकर न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और उसे राइबोसोम तक ले जाता है जहां पर एक्चुअल प्रोटीन बनता है। इसे एकदम आसान तरीके से समझो, डीएनए प्लान करता है, आरएनए मैसेज करता है, प्रोटीन फाइनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे किसी फैक्ट्री में पहले डिजाइन बनता है, फिर इंस्ट्रक्शन जाता है, फिर प्रोडक्ट तैयार होता है। बिल्कुल वही प्रोसेस बॉडी के अंदर भी चलता है। इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा और ये हमने अभी डिस्कस किया इस कॉन्सेप्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। 8वां कॉन्सेप्ट आता है कि क्या आरएनए अकेला ये काम करता है, तो इसका आंसर है नहीं। इसमें अलग अलग टाइप के आरएनए मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर हमारा 8वां कॉन्सेप्ट आता है, अभी तक हमने आरएनए का रोल समझ लिया, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आरएनए सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग आरएनए होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमआरएनए की, मैसेंजर आरएनए। ये वही आरएनए है जो कि डीएनए से मैसेज लेकर आता है, यानी इसे आप पोस्टमैन समझ सकते हो। अब दूसरा टाइप होता है इसका टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इसका काम क्या होता है, ये एमिनो एसिड को सही जगह तक पहुंचाता है। टीआरएनए यानी अगर प्रोटीन एक चेन है तो टीआरएनए उसके लिए रॉ मटेरियल लाता है। अब तीसरा टाइप है इसका आरआरएनए। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम का हिस्सा होता है और राइबोसोम वही जगह है जहां पर प्रोटीन एक्चुअल बनता है। अब पूरा सिस्टम आपस में आप कनेक्ट कर सकते हो कि एमआरएनए मैसेज लाता है, टीआरएनए मटेरियल लाता है एंड आरआरएनए उस मशीन का कोर पार्ट होता है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। आरआरएनए राइबोसोम का मुख्य हिस्सा होता है जहां पर प्रोटीन बनता है, यानी आरआरएनए खुद प्रोटीन नहीं बनाता बल्कि उस मशीन का कोर पार्ट होता है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये बात अच्छे से क्लियर हो गई कि ये तीनों मिलकर प्रोटीन बनवाते हैं। एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज याद रख लो, एसएनआरएनए होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इसका काम होता है आरएनए को साफ करना, मतलब जो बेकार पार्ट्स होते हैं उन्हें हटाना और यूजफुल पार्ट को जोड़ना। इसे ही कहते हैं स्प्लाइसिंग। तो फाइनल हो गया कि ये सारे आरएनए मिलकर टीम वर्क करते हैं, डीएनए की इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से यूज करवाते हैं और फाइनली प्रोटीन बनवाते हैं। बस यही प्रोसेस कहलाता है जीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। हो गया आपको 8वां कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब चलते हैं 9वें कॉन्सेप्ट की तरफ। इसमें एक छोटी सी टर्म डिस्कस करेंगे, आरएनए प्रोसेसिंग स्प्लाइसिंग। ये क्या होता है? तो अब तक हमने आरएनए के टाइप समझ लिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या आरएनए बनते ही सीधे काम के लायक होता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। जब आरएनए पहली बार बनता है तो उसे कहते हैं प्री एमआरएनए। बेसिकली ये अभी रॉ फॉर्म में होता है। इसमें 2 तरीके के पार्ट्स होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं और कुछ यूजलेस होते हैं। यूजफुल पार्ट्स कहलाते हैं एक्सॉन्स और यूजलेस पार्ट जो होते हैं वो कहलाते हैं इंट्रॉन्स। अब बॉडी क्या करती है, इन यूजलेस इंट्रॉन्स को हटा देती है और सिर्फ यूजफुल एक्सॉन को जोड़ देती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। इसे सिंपल तरीके समझो, जैसे आप किसी वीडियो को एडिट करते हो मान लो, तो बेकार हिस्सा काट देते हो और जरूरी हिस्सा रख लेते हो। बिल्कुल वही काम यहाँ पर होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इससे यह एंश्योर होता है कि सिर्फ सही और यूजफुल इंफॉर्मेशन ही प्रोटीन बनाने में यूज हो। तो ये हमारा 9वां कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं 10वें कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है डीएनए रिप्लिकेशन। कॉपी बनाना क्यों जरूरी होता है? तो एक सिंपल सवाल देखिए दिमाग में लो कि जब सेल डिवाइड होता है तो नई सेल को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर है डीएनए पहले खुद की कॉपी बनाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। मतलब डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है ताकि जब सेल डिवाइड हो हर न्यू सेल को सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिले। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझो, जब सेल डिवाइड होता है तो उसे अपनी कॉपी बनानी पड़ती है, लेकिन कॉपी कौन बनाता है? तो जवाब है डीएनए खुद की कॉपी बनाता है। यहाँ पर एक वर्ड आता है सेमी कंजर्वेटिव। शब्द भारी लग रहा होगा लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। मान लो आपके पास एक पुरानी चेन है, अब आप उसकी कॉपी बना रहे हो, तो आप क्या करोगे? पूरा नया नहीं बनाओगे बल्कि आधा पुराना रखोगे और आधा नया जोड़ दोगे। बिल्कुल यही डीएनए भी करता है। हर न्यू डीएनए में एक पुरानी स्ट्रेन रहती है और एक नई स्ट्रेन बनती है, इसीलिए इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। मतलब सेमी का मतलब हो गया आधा, कंजर्वेटिव का मतलब हो गया पुराना बचाना। ठीक है, यानी आधा पुराना आधा नया। समझ में आ गया आपको? डीएनए कभी भी पूरी तरीके से नया नहीं बनता, हमेशा पुराना हिस्सा भी उसमें रहता है। अब नेक्स्ट हमारे सामने सवाल आता है कि ये प्रोसेस अपने आप होती है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, यहाँ पर एंजाइम्स काम करते हैं। अब इसे कहानी की तरह समझ लो कि सबसे पहले आता है हेलिकेज। इसका काम होता है डीएनए को खोलना।
जैसे हम बैग को ओपन करते हैं तो जिप खोलते हैं, वैसे ही डीएनए की दोनों स्ट्रेन को अलग कर देता है हेलिकेज। अब जब डीएनए खुल गया है तो नई स्ट्रेन बनती है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि शुरू कहाँ से करें। तो यहाँ पर एंट्री होती है प्राइमेज की। ये एक छोटा सा स्टार्टिंग पॉइंट बना देता है। अब आता है मेन वर्कर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये नई डीएनए स्ट्रेन बनाना शुरू करता है, यानी ये असली बिल्डर होता है। लेकिन डीएनए एकदम कंटिन्यूस नहीं बनता है, छोटे छोटे पीसेस में बनता है। तो उन्हें जोड़ने के लिए आता है लीगेज। इसका काम होता है टुकड़ों को जोड़ देना। और एक हेल्पर भी होता है जिसका नाम होता है टोपोआइसोमेरेज। ये डीएनए की जो ट्विस्टिंग होती है उसको कंट्रोल करता है। उलझन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? टोपोआइसोमेरेज। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है एंश्योर करती है कि हर नई सेल को बिल्कुल सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये हमारा 10वां कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है बट यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन बताई है। तो अब तक हमने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का प्रोसेस समझ लिया है। अब सवाल आता है कि ये सब प्रोसेस सेल के अंदर कहाँ पर होते हैं। तो इसके लिए हमको समझना होगा सेल ऑर्गेनल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोसोम की। ये सेल के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रोटीन बनता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इसे प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। दूसरा ऑर्गेनल आता है सेल का न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। यहाँ पर आरएनए बनता है और राइबोसोम के पार्ट्स तैयार किए जाते हैं, यानी इसे आप राइबोसोम का प्रोडक्शन सेंटर भी समझ सकते हो। तीसरा पार्ट आता है क्लोरोप्लास्ट। ये प्लांट सेल में पाया जाता है। खास बात यह है कि इसका अपना डीएनए होता है, इसीलिए ये कुछ प्रोटीन खुद भी बना सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है कि क्रोमोसोम क्या होता है, जिसको हम हमारे 12वें कॉन्सेप्ट में क्लियर करते हैं। अब तक डीएनए को अच्छे से क्लियर कर चुके हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि डीएनए सेल के अंदर लूज नहीं रहता है, बल्कि टाइटली पैक्ड फॉर्म में रहता है। इसी पैक्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा? हिस्टोन। ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड होता है तब क्रोमोसोम क्लियरली हमको दिखाई देता है। एग्जामिनर जो है एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से बनाता है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा क्रोमोसोम नंबर्स। एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे शरीर में देखिए दोस्तों, क्रोमोसोम कितने होते हैं और ये आते कहाँ से हैं, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो सबसे पहले सिंपल बात समझ लो कि हमारे शरीर की हर सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 46। अब ये 46 आए कहाँ से? ये हमको मिलते हैं 23 माँ से और 23 पिता से, यानी 23 + 23 कितने हो गए? 46 हो गए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है डिप्लॉइड। इसका मतलब होता है 2 सेट्स, यानी बॉडी सेल में क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, इसीलिए बॉडी सेल्स इक्वल टू हो गया 2n और n 23, तो यहाँ पर हो गया 46। तो बॉडी सेल्स कितने हो गए? 46। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर इमेजिन करो कि मान लो एक नया बच्चा जो है वो पैदा होता है। अब सवाल है कि उसके शरीर में जो ट्रेड्स होते हैं जैसे कि हाइट, कलर, ये आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? तो इसका आंसर है माता और पिता दोनों से आते हैं। असली कॉन्सेप्ट ये शुरू होता है कि जब हमारे शरीर में नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम पूरे सेट में होते हैं, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स। इसे क्या कहते हैं? डिप्लॉइड कहते हैं, मतलब 2 सेट्स। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट ये देखने को आता है कि जब बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती है तब स्पेशल सेल बनते हैं, स्पर्म और एग। अब ध्यान से समझना, अगर इनमें भी 46 क्रोमोसोम होते तो बेबी में 92 हो जाते, जबकि हमने बात करी कि हर सेल में कितने होते हैं? 46 होते हैं। इसीलिए यहाँ पर नेचर क्या करता है? क्रोमोसोम को आधा कर देता है। यही है हमारी दूसरी सिचुएशन। स्पर्म और एग में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, यानी सिर्फ 23 रह जाते हैं। इसे कहते हैं हैप्लॉइड। क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कहते हैं, मतलब एक सेट। इसीलिए स्पर्म में 23, एग में 23। अब सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट फर्टिलाइजेशन आता है। जब स्पर्म और एग मिलते हैं तब 23 फादर के और 23 मदर के, टोटल कितने हो गए? 46, और बनता है 46 क्रोमोसोम वाला एक न्यू बेबी। इसे एक सिंपल लाइन में फिक्स कर सकते हो कि गैमेट्स मतलब n इक्वल टू होता है 23 हाफ सेट, एंड बॉडी सेल्स इक्वल टू क्या होता है? 2n होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू रख दिया हमने 23, तो हो गया 46, मतलब फुल सेट। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में अभी रिसेंटली हमको एक क्वेश्चन भी देखने को मिला था कि जो मक्का होता है उसमें टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो उसमें होते हैं 20। तो ये चीज़ आप थोड़ा क्लियर रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है सेल डिवीजन। हमने ये तो समझ लिया कि डीएनए में इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, लेकिन सवाल ये आता है कि जब सेल डिवाइड होगा तो ये इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट सेल तक कैसे जाएगी। इसी प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन 2 तरीके का होता है। माइटोसिस पहला, ये नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए होता है। इसमें क्या होता है? एक सेल डिवाइड होकर 2 बिल्कुल सेम सेल बनाता है, यानी क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी सेम रहती है। इसीलिए इसे हम बॉडी ग्रोथ और रिपेयर से जोड़कर देखते हैं,
ये प्रोसेस हमारे स्किन सेल या फिर बॉडी के बाकी सेल में चलता रहता है। अब दूसरी तरफ आता है मियोसिस। ये थोड़ा सा अलग होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, यानी अगर पहले 46 थे तो अब 23 रह जाते हैं। यही प्रोसेस स्पर्म और एग बनने के समय होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मियोसिस में वेरिएशन आता है, यानी हर न्यू सेल थोड़ा अलग होता है। इसी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है और हर इंसान यूनिक होता है। एक लाइन में आप इसको क्लियर कर सकते हो कि माइटोसिस सेम कॉपी बनाता है, जबकि मियोसिस वेरिएशन के साथ में हाफ नंबर बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने, जीन क्या होता है। अब देखिए, जेनेटिक के सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट की बात कर रहे हैं हम, जीन। जीन को समझना बहुत ही सिंपल है, बस इसे डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा मान लो। डीएनए बहुत लंबा होता है और उसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इन्हीं हिस्सों को जीन कहते हैं। जीन का काम होता है किसी पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करना, जैसे कि आपकी हाइट कैसी होगी, आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपकी बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनेगा, ये सभी। इसलिए हम कहते हैं कि जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का वही हिस्सा जो एक्चुअल काम करता है। और यही जीन हेरिडिटी का बेसिक यूनिट है, यानी जो ट्रेट्स पेरेंट्स से बच्चों तक जाते हैं वो जीन के थ्रू जाते हैं। ये टर्म जो है जीन, पहली बार विल्हेम जोहानसन ने 1909 में दिया था। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर देखें तो ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट भी यहीं से जुड़ा हुआ है, जो कि 1990 में शुरू हुआ था, जिसमें पता चला कि ह्यूमन बॉडी में लगभग 3 बिलियन बेस पेयर और तकरीबन 20 से 25 हज़ार जीन होते हैं। ठीक है, तो ये जीन वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगली टर्म आती है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? तो यहाँ पर इमेजिन करो कि अगर डीएनए में कोई चेंज आ जाए तो क्या होगा। इसी चेंज को हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है कि डीएनए सीक्वेंस में बदलाव। ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जब म्यूटेशन होता है तो जीनोटाइप यानी जेनेटिक मेकअप बदल सकता है, और कई बार फिनोटाइप यानी जो ट्रेट्स होते हैं हमें दिखाई देते हैं कि वह भी बदल सकते हैं। यही म्यूटेशन नेचर में वेरिएशन का सबसे बड़ा सोर्स है, यानी जो डिफरेंसेस हम लोगों में देखते हैं उसके पीछे म्यूटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम बात करते हैं ना कि दुनिया में सब लोग अलग अलग हैं, तो उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर ये सबसे बड़ा देखने को मिलता है। इसके बाद अगला देखिए टर्म आता है एन्यूप्लाइडी। एक यहाँ पर एबनॉर्मल कंडीशन समझते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। एन्यूप्लाइडी का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर का नॉर्मल से ज़्यादा या फिर कम हो जाना। ये जनरली मियोसिस के दौरान होने वाली गलती की वजह से होता है, जब क्रोमोसोम सही तरीके से सेपरेट नहीं होते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैप होता है, अगर क्रोमोसोम सेट से ज़्यादा हो जाए तो उसे एन्यूप्लाइडी नहीं कहते बल्कि पॉलीप्लाइडी कहते हैं, और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसलिए दोनों टर्म को बहुत ही अच्छे से समझना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी सेक्स डिटर्मिनेशन। एक बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि बच्चा बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो ह्यूमन में सेक्स क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। मदर हमेशा एक्स क्रोमोसोम देती है, जबकि फादर एक्स या फिर वाई में से कोई भी एक देता है। अगर फादर एक्स देता है तो बच्चा XX यानी गर्ल होगा, और अगर वाई देता है तो XY यानी बॉय होगा। इसीलिए साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि चाइल्ड जो होता है, बच्चा जो होता है, उसका सेक्स जो होगा वो फादर डिसाइड करता है। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट अगली टर्म आती है हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका भी समझ लेते हैं, जो कि जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपल सेल्स होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता बल्कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट रहता है, और ये जनरली सिंपल सर्कुलर क्रोमोसोम के रूप में हमको दिखाई देता है। इन सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, इसीलिए ये स्ट्रक्चर में बहुत ही सिंपल होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास में आखिरी कॉन्सेप्ट आता है विटामिन एंड डीएनए। तो देखिए विटामिन का डीएनए से क्या रिलेशन होता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 का, कि विटामिन B12 बॉडी में डीएनए सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, यानी नए डीएनए बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी ज़रूरी होता है, और नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली काम करने में भी मदद करता है। अगर बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो एनीमिया और नर्वस प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। तो ये हमने विटामिन और डीएनए का एक रिलेशन डिस्कस किया, विटामिन B12 को डिस्कस किया। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने जेनेटिक्स के इस पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप तरीके समझ लिया है। 20 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस करें। क्वेश्चन मैक्सिमम इसी में से पूछा जाता है। जेनेटिक मटेरियल से लेकर डीएनए, आरएनए, जीन, म्यूटेशन और सेल डिवीज़न तक की भी हमने बात करी। मैंने आपसे वो पॉइंट डिस्कस करें जहाँ से अभी हमको 3-4 सालों के अंदर लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं।
डीएनए आरएनए इतना बड़ा टॉपिक कि आप कितना भी कवर कर लेते हो फिर भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाता है कि हमको समझ ही नहीं आता है या फिर हमसे वो क्रैक नहीं हो पाता है। बट इस टॉपिक को देखने के बाद 100% आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब बारी है फ्रेंड्स टेस्ट की, वो क्वेश्चंस लगाने की जो इस टॉपिक से पिछले 3-4 सालों में अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, डीएनए के संदर्भ में कॉम्प्लीमेंट्री शब्द किस गुण को दर्शाता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि हर बेस का एक फिक्स्ड पेयर होता है। यही बेस स्पेसिफिसिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए डीएनए की सही पेयरिंग एंश्योर करती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि डीएनए के संदर्भ में कॉम्प्लीमेंट्री शब्द किस गुण को दर्शाता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोटेंशियल बेस्ड ऑन बेस स्पेसिफिसिटी। डी आंसर। जेनेटिक इंफॉर्मेशन अनुवांशिक सूचना के प्राथमिक वाहक कौन से अणु होते हैं? प्राइमरी कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसफर करने का मुख्य मॉलिक्यूल है, इसलिए इसे हेरिडिटी का प्राइमरी कैरियर कहा जाता है। तो डीएनए करेक्ट होगा। डीएनए में स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग किनके बीच होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए में बेस पेयरिंग रूल के अनुसार ए हमेशा टी से और जी हमेशा सी से जुड़ता है। यह पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स के माध्यम से होती है और स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाती है। एडेनिन थाइमिन एंड गुआनिन साइटोसिन। ए आंसर। इनमें से कौन सा कुछ वायरसों में जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है लेकिन सामान्यतः डीएनए से कम स्थिर होता है? तो आरएनए कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। ये सिंगल स्ट्रैंड होने के कारण डीएनए से कम स्टेबल होता है। तो आरएनए करेक्ट होगा। यूवी किरणों के संपर्क में आने से किस अनुवांशिक पदार्थ को क्षति हो सकती है? किसको हो सकती है? डीएनए को। आरएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है जो कि डीएनए में नहीं होता? तो आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है और डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता। ये बेसिक हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यूरेसिल। डीएनए से आरएनए में अनुवांशिक सूचना की प्रतिलिपि मतलब कॉपी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सी आंसर। हिंदी में नाम थोड़ा सा देखिए ट्रिकी है, तो आप ज़्यादा बेटर होगा कि ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन इस तरीके से आप इसको याद रखें। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये सेंट्रल डॉगमा जो हमने डिस्कस किया था उसका पहला स्टेप होता है। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के भीतर इनमें से कौन सी संरचना कसकर लिपटे अनुवांशिक पदार्थ टाइटली कोलाइड जेनेटिक मटेरियल को समाहित करती है? तो क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बने टाइटली कोलाइड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम गुणसूत्र, इन्हीं में पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर रहती है। नेक्स्ट आता है, किस प्रकार का आरएनए न्यूक्लियस में डीएनए से अनुवांशिक सूचना को साइटोप्लाज्म के राइबोसोम तक ले जाता है जहां ये प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस का निर्देशन करता है? तो किस प्रकार का आरएनए? एमआरएनए। एमआरएनए डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर राइबोसोम तक पहुंचता है, यही ये प्रोटीन सिंथेसिस को गाइड करता है। यहाँ पर एमआरएनए करेक्ट होगा। इंट्रॉन्स को हटाकर और शेष जो बचे हुए एक्सॉन है उसको एक विशिष्ट क्रम में जोड़कर परिपक्व एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है। इससे मैच्योर एमआरएनए बनता है जो कि प्रोटीन बनाने के लिए रेडी होता है। बी आंसर। डीएनए एक ऐसा अणु है, मॉलिक्यूल है जो कि जीवित जीवों की कोशिकाओं में अनुवांशिक सूचना रखता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ए आंसर। यही मॉलिक्यूल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। मानवों में सेक्स क्रोमोसोम की वंशागति के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे पिता से एक्स गुणसूत्र लेते हैं और लिंग माता से मिले गुणसूत्र से तय होता है। तो यहाँ पर पहला वाला तो गलत है। सभी बच्चे माता से एक्स गुणसूत्र लेते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट बता रखा है, और लिंग पिता से मिले गुणसूत्र से तय होता है। तो बी वाला यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल सही दिख रहा है हमको, करेक्ट एकदम। मदर हमेशा एक्स क्रोमोसोम देती है जबकि फादर एक्स या फिर वाई देता है, इसलिए चाइल्ड का सेक्स फादर के क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। बी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, मक्का का गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो इसकी होती है 20। मैंने आपको बताई थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन्यूप्लाइड्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, हमको बताना है। तो एन्यूप्लाइड्स के हमने बारे में बात करी थी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर एक्स्ट्रा या फिर मिसिंग होता है, न कि पूरे सेट्स बढ़ते हैं। 2 से अधिक सेट्स वाली कंडीशन पॉलीप्लाइडी होती है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है कि प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों के 2 से अधिक सेट होते हैं, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, ह्यूमन के 23 जोड़े क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले प्रोटीन कोडिंग जीन्स की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो ह्यूमन जीनोम में लगभग 20,000 से 25,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स पाए जाते हैं। इस डेटा की बात करें तो ये डेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से प्राप्त हुआ है, 20,000 से 25,000। इनमें से कौन सा शब्द डीएनए
सीक्वेंस में होने वाले ऐसे परिवर्तन को दर्शाता है जिससे जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में बदलाव आता है, तो वो है म्यूटेशन। डी आंसर। म्यूटेशन डीएनए सीक्वेंस में चेंज लाता है जिससे जीनोटाइप बदलता है, इसके कारण से फिनोटाइप यानी दिखाई देने वाले ट्रेट्स भी बदल जाते हैं। नेक्स्ट आता है डीएनए की संरचना के लिए डबल हेलिक्स मॉडल सबसे पहले किस वैज्ञानिक जोड़ी ने प्रस्तावित किया था, तो वॉटसन और क्रिक ने। डी आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन सा सेल ऑर्गेनल राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इस टॉपिक का डिटेल पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट में मैंने और भी क्वेश्चन सेट करें, लगभग 25-30 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग एग्जामों में हमको देखने को मिले हैं। ये ऑप्शन आपको मैंने 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर रखा है कोर्स, आपका ऑप्शन उसी कोर्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं एनरोल किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखी है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो सेशन को ये एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं सीरीज के अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।